गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल के बारे में, और उसी के साथ हमारा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। ऐसे न्यूमेरिकल का क्लास हमारा चलता रहेगा हर संडे के संडे, जैसे कि पहले से चलता आ रहा है वैसे ही न्यूमेरिकल क्लास आगे भी आपका जारी रहेगा। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जिनको भी पढ़ना होगा उस संडे के क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। सेट प्रैक्टिस भी आप लोग जारी रखिए। सेट प्रैक्टिस जब भी मौका मिले करते रहिए। हमेशा जब भी मौका मिले 5 मिनट में एक सेट आप मार करके सेट प्रैक्टिस करते रहे। खाली समय में जब भी बैठे हुए हैं एक सेट प्रैक्टिस करते रहे। आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 1, 2 के बाद चैप्टर 5 पढ़ाने का कारण क्या है? जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अब रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप चैप्टर 1, 2 क्लियर कर लीजिए, उसके बाद चैप्टर 5 पढ़िए। जब तक आप चैप्टर 1, 2 मेरा नहीं पढ़िएगा चैप्टर 5 आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चैप्टर 5 आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा यदि आप चैप्टर 1, 2 नहीं पढ़े हैं। इसीलिए पहले चैप्टर 1, 2 का वीडियो क्लियर करिए, उसके बाद चैप्टर 5 का क्लियर करिएगा। चैप्टर 1, 2 का वीडियो यूट्यूब के आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से। तो बहादुर चुंबकत्व एवं द्रव्य ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किए हैं? इसलिए क्योंकि चैप्टर 1 में जो चीजें पढ़ना है वही चैप्टर 5 में भी पढ़ना है। जैसे वहां पढ़ना था आवेश, यहां पढ़ना है ध्रुव। वहां पढ़ना था चुंबकीय बल, यहां पढ़ना है, वहां पढ़ना था विद्युतीय बल, यहां पढ़ना है चुंबकीय बल। वहां पढ़ना था विद्युतीय बल रेखा, यहां पढ़ना है चुंबकीय बल रेखा। वहां पढ़ना था विद्युत फ्लक्स, यहां पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स। वहां पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव, यहां पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव। वहां पढ़ना था विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पढ़ना है चुंबकीय आघूर्ण। वहां पढ़ना था विद्युत तीव्रता, यहाँ पढ़ना है चुंबकीय प्रेरण। वहां पढ़ना था विद्युतीय फ्लक्स, यहाँ पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स। यानी जो चीजें वहां पढ़ना है वही चीजें यहाँ पढ़ना। वहां विद्युत क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। वहां विद्युत बल रेखा के गुण, यहाँ चुंबकीय बल रेखा गुण। वहां अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता, यहाँ अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण। वहां निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता, यहाँ निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण। सारी चीजें वही पढ़ना है। इसीलिए हमने बोला कि चैप्टर 1, 2 के बाद हम 5 स्टार्ट किए हैं। और यदि आपने चैप्टर 1, 2 नहीं देखा है तो पहले आप चैप्टर 1, 2 देखिए, उसके बाद चैप्टर 5 देखिएगा। कुछ एक ट्रिक टाइप का बता रहे हैं वो समझिए। जहां जहां Q था चैप्टर 1, 2 में वहां वहां स्मॉल m हो जाएगा। जहां जहां E था वहां वहां कैपिटल B हो जाएगा। जहां जहां P था वहां वहां कैपिटल M हो जाएगा। और जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वहां म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा। जहां Q था वहां M हो जाएगा। जहां E था वहां B हो जाएगा। जहां P था वहां कैपिटल M हो जाएगा। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वहां म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब है सर? जैसे एक सूत्र पढ़े थे, A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F हमारा F रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा। Q1 की जगह पर M1 और Q2 की जगह पर M2 बटा आर स्क्वायर। इस तरह से आपका सूत्र चेंज होगा। वहां पढ़े थे A बराबर QE, यहां हो जाएगा A बराबर MB।
वहां पढ़े थे E बराबर F बटा Q, यहां हो जाएगा B बराबर F बटा M। वहां पढ़े थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहां पढ़ेंगे B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M बाई R स्क्वायर। वहां पढ़े थे टाउ बराबर PE साइन थीटा, यहां हो जाएगा टाउ बराबर MB साइन थीटा। वहां पढ़े थे W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, यहां हो जाएगा W बराबर MB 1 माइनस कॉस थीटा। वहां पढ़े थे U बराबर माइनस PE कॉस थीटा, यहां हो जाएगा U बराबर माइनस MB कॉस थीटा। इस तरह से जितने भी सूत्र हैं वहां अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा R क्यूब अक्षीय स्थिति में। यहां हो जाएगा अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M बटा में R क्यूब। वहां पढ़े थे P बराबर Q इंटू 2L, यहां पढ़ेंगे कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। इस तरह से जितने भी सूत्र हैं आपके वो सब लगभग याद हो जाएंगे यदि आपको ये वाला क्लू याद रहता है, यदि आपको ये ट्रिक याद रहता है। ये ट्रिक जो हमने बताया यदि आप याद रखते हैं तो लगभग चैप्टर 1, 2 की मदद से लगभग चुंबक के सारे सूत्र आप याद रख सकते हैं। यदि आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो चैप्टर 1, 2 की मदद से लगभग सारे सूत्र जो है आप चुंबक का याद रख सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप बेझिझक सवाल कर सकते हैं, बेझिझक आप कहीं प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं मुझे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी को। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं, हेल्प मिल जाएगा आपको। रफ के साइड में कहीं नोट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। अभी कुछ कहानी की तरह है तो कहानी आपको हम डायरेक्ट PDF के फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। कहानी के फॉर्म में है तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। चुंबकत्व एवं द्रव्य, Q बदल जाएगा M में स्मॉल m, E बदल जाएगा B में, P बदल जाएगा कैपिटल M में और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई में। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में, यहाँ अवस्था गलत लिखा हुआ है, गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है, चुंबकत्व कहलाता है। वहां प्रायः याद होगा आपको कि विराम स्थिति, विरामावस्था, यहाँ है गतिमान अवस्था। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है, चुंबकत्व कहलाता है। जब आवेश का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब आवेश का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। आप जानते होंगे प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं।
परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जिससे नाभिक के चारों ओर आवेश का प्रवाह होता है, जिससे नाभिक के चारों ओर आवेश का प्रवाह होता है। आवेश प्रवाह से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। ऑर्स्टेड एक वैज्ञानिक का नाम है। ऑर्स्टेड के सिद्धांत के अनुसार जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होता है वहां चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अतः नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देने पर संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक परमाणु स्वयं में चुंबक होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे पीडीएफ हम आपको शेयर कर चुके हैं, शेयर कर देंगे चुंबक का भी। फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग। कह रहे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है, चुंबकत्व कहलाता है। जब आवेश का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसका मतलब आवेश चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, मतलब आवेश चक्कर लगाते हैं। आवेश चक्कर लगाते हैं, आवेश के प्रवाह से धारा उत्पन्न होती है, मतलब नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा की उत्पत्ति होती है। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा, ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकत्व उत्पन्न होगा। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकत्व उत्पन्न होगा। इसीलिए नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देने पर संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। आशा करते हैं यह कहानी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसका मतलब ऋण आवेश चक्कर लगाते हैं। आवेश के प्रवाह से धारा की उत्पत्ति होती है, मतलब नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा की उत्पत्ति होती है। ऑर्स्टेड ने कहा, ऑर्स्टेड के वैज्ञानिक का नाम है, ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इसीलिए नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देने पर संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देने पर संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक हो जाता है। यही तक हम अभी तक पूरी कहानी को समझे हैं कि प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। अगले पैराग्राफ में आते हैं। सवाल यह है कि सर, जब दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से ही मिलकर बने हैं, दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से ही मिलकर बने हैं, अब परमाणु चुंबक होता है, इसका मतलब सब कोई चुंबक से बना है। जब दुनिया का प्रत्येक पदार्थ परमाणु से ही बना है और परमाणु तो चुंबक होता है, इसका मतलब दुनिया का हर एक पदार्थ चुंबक से मिलकर बना है। दुनिया का हर एक पदार्थ चुंबक से मिलकर बना है। तो सवाल यह है कि जब दुनिया का हर एक पदार्थ चुंबक से मिलकर बना है, दुनिया का हर एक पदार्थ चुंबक से मिलकर बना है, तो सभी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं? हम सब आपस में सौटते क्यों नहीं है? दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु चुंबक होता है, इसका मतलब सब कोई चुंबक से बना है। जब सब कोई चुंबक से बना है तो हम सब आपस में सौटते क्यों नहीं है? हम सब चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं? तो इसका कारण यह है कि जब कोई पदार्थ अचुंबकित होता है, मतलब चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका अर्थ है कि
उस पदार्थ के अंदर परमाणु अनियमित रूप में होते हैं, जिससे सभी परमाणुओं के उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसका डायग्राम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई पदार्थ अचुंबकित है, इसका मतलब हुआ उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप में सजे होते हैं। जब कोई पदार्थ अचुंबकित होते हैं, इसका मतलब हुआ उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप में सजे होते हैं। अनियमित रूप में सजे होते हैं, इसका निश्चय क्या होता है? एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को, एक दूसरे का नॉर्थ तीसरे के साउथ को, सभी एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को, दूसरे का नॉर्थ तीसरे के साउथ को, सभी एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, जैसे तैसे होता है। यह हमारा अचुंबकित पदार्थ हो गया। अचुंबकित पदार्थ, जब कोई भी पदार्थ अचुंबकित है, इसका मतलब हुआ चुंबक से तो सब कोई बना है, चाहे वो कोई भी पदार्थ दुनिया में क्यों ना हो, सब कोई चुंबक से बना है। लेकिन कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है और कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है और कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो सवाल है कि चुंबकीय गुण प्रदर्शित कब करता है? कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित कब करता है? तो जब कब प्रदर्शित नहीं करता है? तो जब कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप में होते हैं, जिससे सभी परमाणु के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और पदार्थ का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। आप फिगर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नोट्स में पीडीएफ में आपको ये फिगर नहीं मिलेगा। अब हम ये जानेंगे कि कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित कब करता है। अभी तक हम लोग ये जाने कि चुंबकीय गुण प्रदर्शित कब नहीं करता है। अभी तक हम लोग ये जाने कि चुंबकीय गुण प्रदर्शित कब नहीं करता है। अब हम जानेंगे कि चुंबकीय गुण कब प्रदर्शित करता है। अब हम जानेंगे कि चुंबकीय गुण कब प्रदर्शित करता है। जब कोई पदार्थ चुंबकित होता है, चुंबकित का मतलब हुआ कि चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। जब कोई पदार्थ चुंबकित होता है, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर परमाणु एक नियमित दिशा में होते हैं। जब कोई भी पदार्थ चुंबकित होता है, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर परमाणु एक नियमित दिशा में होते हैं, जिससे बीच वाले परमाणु के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जबकि एक किनारे पर सभी उत्तरी ध्रुव और दूसरे किनारे पर सभी दक्षिण ध्रुव हो जाते हैं। अतः किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने का अर्थ है कि सभी परमाणुओं को एक ही दिशा में सजा देना। किसी पदार्थ के अंदर जितने अधिक से अधिक परमाणु एक ही दिशा में सजते हैं, पदार्थ उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। इसे ही वेबर का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अचुंबकित पदार्थ में आपने देखा कि परमाणु जैसे तैसे सजे थे। अचुंबकित पदार्थ में आपने देखा कि परमाणु जैसे तैसे सजे थे, अनियमित रूप से सजे थे। लेकिन यदि कोई पदार्थ चुंबकित है, तो उसके अंदर परमाणु नियमित रूप में सजे होंगे, एक निश्चित दिशा में सजे होंगे। जब निश्चित दिशा में सजे होंगे, जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, निश्चित दिशा में सजेंगे तो बीच वाले परमाणु के नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाते हैं। इस प्रकार पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। जितना अधिक से अधिक परमाणु एक ही दिशा में सजेंगे, पदार्थ उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा परमाणु एक ही दिशा में सजेंगे, पदार्थ उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इसे ही वेबर का सिद्धांत कहा जाता है। जितना अधिक से अधिक परमाणु एक ही दिशा में सजते हैं, पदार्थ उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। इसे ही वेबर का सिद्धांत कहा जाता है। जब कोई पदार्थ चुंबकित होता है, जब कोई पदार्थ चुंबकित होता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर परमाणु नियमित रूप में सजे होते हैं। और जब कोई पदार्थ अचुंबकित होता है, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप में सजे होते हैं। जब नियमित रूप में सजे होंगे, तो बीच वाले परमाणु के
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाता है और पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि चुंबकित करने का अर्थ है सभी परमाणुओं को एक ही दिशा में सजा देना, और अचुंबकित करने का मतलब है सभी परमाणुओं को जैसे तैसे सजा देना। चुंबक को अचुंबकित करने की विधि, यानी चुंबक में चुंबकीय गुण कैसे समाप्त किए जा सकते हैं। चुंबक को चोट करने पर चुंबकीय गुण कम होने लगता है, चोट करने पर, पीटने पर। चुंबक पर जब आप चोट करते हैं तो उसका चुंबकीय गुण कम होने लगता है। पृथ्वी के सतह पर पटकने से चुंबक का चुंबकीय गुण कम होने लगता है। जब पृथ्वी की सतह पर बार बार चुंबक को गिराइएगा तो भी उसका चुंबकीय गुण कम होने लगता है। इसी चुंबक में अनियमित रूप से जैसे तैसे धारा प्रवाहित करने पर भी चुंबकीय गुण कम होने लगते हैं। पटकिएगा तो भी, पीटिएगा तो भी, और जैसे तैसे धारा प्रवाहित करिएगा तो भी उसके अंदर का चुंबकीय गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। किसी भी चुंबक में दो मूल गुण होता है। किसी भी चुंबक में दो गुण पाए जाते हैं। पहला, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। ये बचपन में सवाल पढ़े होंगे बहुत बार कि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। और दूसरा, यह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। पहला, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। दूसरा, यह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक का मूल गुण विकर्षण है। ये बहुत अच्छा सवाल है। चुंबक का जो मूल गुण है वो विकर्षण है। यहां एक चुंबक है और यहां एक लोहा है। मुझे पहचानना है कि कौन लोहा है और कौन चुंबक है, मुझे पता नहीं है, बताया नहीं गया है। तो हम एक चुंबक लेकर आए, इसको इधर लेके आए, ये सट गया, इसको भी लेके आए, सट गया, मतलब दोनों में आकर्षण हुआ। लोहा में भी आकर्षण हुआ और चुंबक में भी आकर्षण हुआ। तो आकर्षण से तो हम पहचान नहीं पाए। अब एक बार हम अपने चुंबक को पलट दिए, इसमें ले गए, फिर से आकर्षण हुआ, लेकिन इसमें ले गए तो विकर्षण हुआ। यानी याद रखिएगा कि चुंबक आकर्षण और विकर्षण दोनों करता है, और चुंबकीय पदार्थ मतलब लोहा केवल आकर्षण करता है। चुंबकीय पदार्थ केवल आकर्षण करता है, और चुंबक जो है आकर्षण और विकर्षण दोनों करता है। इसलिए आकर्षण वाली जो क्वालिटी है वो दोनों में है। आकर्षण वाली क्वालिटी दोनों में है, लेकिन विकर्षण वाली क्वालिटी केवल चुंबक में है। इसलिए चुंबक का वास्तविक पहचान विकर्षण होता है। चुंबक का जो मेन पहचान है वो विकर्षण होता है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक जो प्रकृति में स्वतः पाया जाता है। वह चुंबक जो प्रकृति में स्वतः पाया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। वह चुंबक जो प्रकृति में स्वतः पाया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक चुंबक काफी कमजोर होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। प्रकृति में जो पाया गया है ये चुंबक काफी कमजोर होते हैं और ये अनियमित आकार के होते हैं, मतलब जैसे तैसे होते हैं। इनमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा 85% तक होती है। प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक जो प्रकृति में स्वयं पाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में स्वयं पाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक काफी कमजोर होते हैं और नियमित आकार के होते हैं। इनमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा 85% होती है। कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित, वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाता है। वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है, स्वाभाविक सी बात है। जो हमने बनाया है तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाएंगे। ये काफी शक्तिशाली होते हैं और ये नियमित आकार के होते हैं, मतलब जैसी जरूरत है हमारी वैसे होती है। जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, वृत्ताकार चुंबक, यू चुंबक, भी चुंबक। हम लोग वृत्ताकार चुंबक देखे हुए हैं रेडियो टीवी में। छड़ चुंबक भी आप देखे होंगे। यू चुंबक कहीं पर ऑफिस में टेबल पर पिन रखने के लिए देखे होंगे आप, इस तरह से होता है। पिन रखने के लिए उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा बनाए जाते हैं
काफी शक्तिशाली होते हैं, नियमित आकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वयं पाए जाते हैं, काफी कमजोर होते हैं और अनियमित आकार के होते हैं। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही कर लेंगे। आज की क्लास में हमने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले तो ये पढ़ाया कि कैसे हम चैप्टर 1 से रिलेशन दिखा सकते हैं चैप्टर 5 का, कि 1 2 के बाद 5 भी क्यों पढ़ा रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। तो सवाल है कि जब कोई पदार्थ चुंबक होता है तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप में है। यदि उसको नियमित रूप में सजा लीजिएगा तो पदार्थ और चुंबक बन जाएगा। जितना ज्यादा सजाइएगा उतना शक्तिशाली चुंबक बनेगा, जितना कम सजाइएगा उतना कम शक्तिशाली चुंबक बनेगा। और चुंबकनित करने की विधि, किसी भी चुंबक में 2 गुण है। चुंबक का वास्तविक पहचान विकर्षण है। और चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही कर देंगे। यदि कहीं पर प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक सवाल कर सकते हैं। यदि किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद बहादुर।